देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग इक्विवेलेंट प्रोसेस कॉस्टिंग लास्ट दिन स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसमें और शायद क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था, और 3 क्वेश्चन है 4, 5, 6 वो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, फॉलोइंग आर डिटेल्स रिलेटेड टू द वर्क डन इन प्रोसेस 1 बाय XYZ कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के मंथ में जो है जो भी प्रोसेस का डिटेल्स है वो बताया गया है। प्रोसेस 1 के बारे में बताया गया है, कंपनी का नाम है XYZ। ओपनिंग WIP दिया हुआ है 2000 यूनिट, और इसका देखो ब्रेकअप दिया हुआ है, ब्रेकअप दिया हुआ है, वैल्यू में ब्रेकअप दिया हुआ है कि अभी तक कितना कितना खर्चा किया गया है। मेटेरियल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है 38,000 यूनिट, जिसपे इतना इतना खर्चा हुआ है, मेटेरियल का इतना, डायरेक्ट लेबर का इतना, ओवरहेड का इतना। यूनिट स्क्रैप्ड हुआ है 3000। डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो स्क्रैप हुआ है उसका बता दिया गया है। यहाँ पर मेटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 80%, क्लोजिंग WIP 2000 यूनिट है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता दिया है, यूनिट फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 35,000 यूनिट। नॉर्मल लॉस बता दिया है। हम लोग को बोला है प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड। अब अगर क्वेश्चन हमें बता दे एवरेज मेथड तो हम लोग एवरेज मेथड से ही करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने लास्ट दिन लिखवा दिया था कि कब हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा था, इफ ओपनिंग WIP परसेंटेज ब्रेकअप नॉट गिवन देन फीफो कांट बी अप्लाइड। जैसे यहाँ पर देखो ओपनिंग WIP देख के ही पता चलेगा कि हम लोग कौन सा मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग WIP का परसेंटेज ब्रेकअप नहीं दिया है। परसेंटेज ब्रेकअप मतलब ये 2000 यूनिट मेटेरियल का वैल्यू तो दिया है, कितने रुपए का मेटेरियल खर्चा हुआ है, लेकिन परसेंटेज मेटेरियल पे कितना काम हो रखा है वो नहीं बताया। जब तक वो नहीं बताएगा सोचो हम लोग फीफो कैसे लगाए, क्योंकि फीफो का मतलब होता है कि अभी जितना काम बाकी है वो हमें करके दिखाना है सेपरेटली। तो फीफो में अगर हमें ये पता ही नहीं है कि मेटेरियल पे जो काम हो रखा है वो कितना परसेंटेज कंप्लीट है, तो कैसे पता चलेगा कितना परसेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर परसेंटेज ब्रेकअप गिवन नहीं है तो फीफो नहीं कर सकते। बट अगर अमाउंट ब्रेकअप गिवन है, ये वाला अमाउंट ब्रेकअप, तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में तो बता दिया है कौन सा मेथड करना है, तो ऐसे लग रहा होगा कि इसका क्या वैल्यू है, लेकिन वैल्यू है। जब क्वेश्चन में हमें बताएगा नहीं ना कि कौन सा मेथड करना है, तब हम लोगों को ये जो लॉजिक है इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। एवरेज कॉस्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करके हमें क्या फायदा होता है, हम लोग ये निकाल लेते हैं कि अब तक खर्चा में जितना आधा अधूरा यूनिट बना है उतने ही खर्चे में कितने सारे पूरे यूनिट बन सकते थे, ठीक है। तो उसके लिए ये बनता है। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट पर्टिकुलर्स, जो फॉर्मेट है उसी के हिसाब से, पर्टिकुलर्स आउटपुट, यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, परसेंटेज। अच्छा, यहाँ नाम भी लिखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किस चीज का हमें दे रखा है, मेटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। एक साथ लेबर ओवरहेड दे रखा है तो हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं। तो मेटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, और चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं लेबर और ओवरहेड को, मैंने दिखाया भी था लास्ट दिन। तो यहाँ पर हो गया परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट। अच्छा,
तो हम लोग वेटेड एवरेज कर रहे हैं, तो हम लोग को ये देखने का जरूरत नहीं है कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो है, हम लोग को सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट देखना पड़ता है, क्योंकि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का पूरा कॉस्ट का जो है कॉस्ट हमें ऐड करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितना यूनिट जो है आउटपुट हमें मिला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आउटपुट हमें बता दिया है 35,000 फिनिश्ड यूनिट मिला है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कितना है? 35,000 यूनिट। ठीक है, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 35,000 यूनिट। और यहाँ चेक करते हैं। अच्छा, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 करें, 3 हो गया था ना? हाँ, ठीक है। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हो गया है 35,000 यूनिट। और इसके अलावा यहाँ पर देखो 38,000 हम लोगों ने इनपुट दिया था और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 2,000 था, तो इनपुट कितना हो गया? ये दोनों मिला के 40,000। ठीक है, जिसमें से 35,000 हम लोगों का फिनिश गुड्स बना है। क्लोजिंग स्टॉक में 2,000 रह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक में 2,000 रह रहा है, और बाकी इसका मतलब डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 3,000 का। तो 3,000 का हम लोग का स्क्रैप होना चाहिए। वो दिख भी रहा है, ये देखो 3,000 का स्क्रैप है, ये बताया। लेकिन क्या नॉर्मल लॉस कुछ बताया? क्योंकि नॉर्मल स्क्रैप का मतलब नॉर्मल एब नॉर्मल दोनों होता है। तो 5% ऑफ टोटल इनपुट हम लोगों का बोल रहा है कि नॉर्मल लॉस है। ये देखो यहाँ पर 5% ऑफ टोटल इनपुट नॉर्मल लॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्लीटेड यूनिट के बाद यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल लॉस। अच्छा, कंप्लीटेड यूनिट कैसे बना है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कितना? 2,000, और जो फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है, वो हम लोग का है 38,000। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, तो टोटल इनपुट कितना हो जाएगा दोनों मिला के? 40,000। तो नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? 40,000 का 5%, क्वेश्चन बोला है टोटल इनपुट का 5%, तो टोटल इनपुट 40,000, इसका 5% यानी हो जाएगा 2,000। ठीक है, 2,000 हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल लॉस के बाद एबनॉर्मल लॉस भी आएगा, ये हो जाएगा 1,000। क्यों? क्योंकि टोटल स्क्रैप था 3,000, उसमें से 2,000 नॉर्मल लॉस है, तो 1,000 एबनॉर्मल लॉस है। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ये हमें क्वेश्चन बता दिया है, और ये सब लिखने के बाद हमारा टोटल 40,000 हो जाना चाहिए। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 2,000, ये देखो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 2,000। अगर ये वेटेड एवरेज नहीं होता सपोज, तब ये 2,000 हम लोग यहाँ पर अलग से दिखाते और उसका अलग से वैल्यू करते। फीफो में डब्ल्यूआईपी का अलग से वैल्यू किया जाता है, जबकि इसमें ओवरऑल किया जाता है, तभी एवरेज मेथड होता है। अब कंप्लीटेड यूनिट जो है वो 100% कंप्लीट होता है, तभी उसे कंप्लीटेड यूनिट बोला जाता है, इन नेचर ऑफ मेटेरियल हो या फिर कुछ और हो। ठीक है, नॉर्मल लॉस का कोई भी वैल्यूएशन नहीं होगा, एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन दे देगा। एबनॉर्मल लॉस का यहाँ पर ये देखो स्क्रैप का बता दिया है, मेटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 80%, मेटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 80%, तो 100% का 1,000 होगा, और ये हो जाएगा 800। अच्छा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का भी कंप्लीशन बता दिया है, मेटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 80%, मेटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 80%, तो 2,000 का 80% हो जाएगा 1,600। तो इक्विवेलेंट यूनिट निकल के आ जाएगा टोटल करने से। यहाँ पर टोटल कर लेते, ये 40,000, 35, 35, 6, 7, 8, 38,000, और ये वाला हो गया 35,000, 36,000, और 36,000, और यहाँ पर 800, देखते कितना होता है। 37,400। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट करके ये निकाल लिया कि मेटेरियल का अब तक जितना खर्चा हुआ है उतना करके, जितना भी मतलब जैसे डब्ल्यूआईपी वाला, ये देखो कंप्लीटेड यूनिट 100% है, कुछ यूनिट नॉर्मल लॉस है, कुछ एबनॉर्मल लॉस है, कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, यही खर्चा करके 38,000 टोटल यूनिट हम लोग कंप्लीटेड बना सकते हैं, इससे यही पता चलता है। ठीक है, और यहाँ पर लेबर ओवरहेड का जो भी खर्चा हो उससे इतने सारे कंप्लीटेड यूनिट बन सकते थे। अब हम लोग निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट।
देखो यहाँ पर बोला भी होगा लाइन बाय लाइन, देख लेते कितना सारा चीज कैलकुलेट करने बोला। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोला है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अच्छा, तो यहाँ पर ओपनिंग WIP में अभी तक हम लोगों ने मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड का कितना खर्चा कर लिया है वो लिख लेंगे। 80, 15, 45। नहीं, ये शायद क्लोजिंग WIP का नहीं, ठीक है, ओपनिंग का था। 80,000, 15,000 और 45,000, ये हो गया ओवरहेड का। उसके बाद हम लोगों ने खर्चा जो किया ये प्रीवियस पीरियड का है, करंट पीरियड का ये वाला 14,80,000। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट इनकर्ड इन द मंथ। $3,59,000, $10,77,000 और लेस कर देंगे स्क्रैप रियलाइज्ड। अगर स्क्रैप वैल्यू कुछ होता है तो वो हमारे कॉस्ट को कम कर देता है, जो हम लोगों ने नॉर्मल प्रोसेस में भी पढ़ा था। ये देखो स्क्रैप्ड बोल रहा है 20 पर पीस करके बिक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 2,000। देखो यहाँ पर कौन सा वाला वैल्यू लेना चाहिए हम लोगों को, ये वाला नॉर्मल लॉस, इसी का पहले स्क्रैप होता है, अब नॉर्मल लॉस का नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 40,000। माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का 15,20,000। 3,44,000। ओ, ये तो ऐड होगा, मैंने लेस कर दिया है। 3,74,000। $10,77, 11, 22। ये हो गया टोटल कॉस्ट, अभी तक जितना भी कॉस्ट इस प्रोसेस में लग चुका है, और उसके वजह से जितने सारे कंप्लीटेड यूनिट बने हैं वो ये और ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। तो मेटेरियल में हो रहा है 38,000, मेटेरियल 38,000, लेबर ओवरहेड दोनों का 37,400 करके, 37,400, 37,400, ठीक है। ये देखो एक साथ लिखा हुआ है, अगर हम लोग अलग अलग लिखते तो यहाँ भी एक 35,800 और 1,600 आ जाता फॉर ओवरहेड, अगर अलग अलग करते और उसका टोटल भी 37,400 हो जाता। तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तब तो अलग ही निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट अलग अलग है ना, वो मैंडेटरी है। देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पर लेबर एंड ओवरहेड दोनों लिख के एक साथ किया है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो भी होगा, यहाँ पर जैसे लेबर लिखा है यहाँ ओवरहेड लिख लो, फिर यहाँ पर परसेंटेज और यूनिट एक ही बात होगा, परसेंटेज और यूनिट कंबाइनली भी लिखा जा सकता है, यही हम बता रहे हैं। ये देखो यहाँ पर भी 100% होगा, क्योंकि सेम तरीके से है ना, सेम कंप्लीशन है, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें 80% यानी 800 हो जाएगा, इसमें 80% यानी 1,600 हो जाएगा, और अगेन 37,400। तो ये एक साथ भी एंड बोल के लिख के हम लोग कर सकते हैं, और अलग अलग भी लिख के दिखा सकते हैं, जैसा ठीक लगे, ठीक है। अब ये निकालेंगे यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये वाला पहले कर लेते हैं, 37,400, तो ये हो गया 30 रुपीज। यहाँ पर ये 10 रुपीज हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 152, 38,000, 40 रुपीज, ठीक है। 40, 10 और 30,
मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड के हिसाब से। अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, मतलब वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। पर्टिकुलर्स, टाइप्स, क्या क्या खर्चा हुआ है, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अच्छा, क्या क्या वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा? ये रहा कंप्लीटेड यूनिट और एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो यहाँ पर लिखते हैं कंप्लीटेड यूनिट। कंप्लीटेड यूनिट में क्या क्या खर्चा हुआ है? मेटेरियल का हुआ है, लेबर का हुआ है, ओवरहेड का हुआ है। इक्विवेलेंट यूनिट मेटेरियल का कितना है? मेटेरियल का है 35,000, लेबर भी 35,000, ओवरहेड भी 35,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट 35, 35, 35। कॉस्ट पर यूनिट 40, 10, 30, 40, 10 और 30। अब अपोर्शन करें, मतलब मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 4, 140। 35 इंटू 3, अब टोटल कर लेते हैं। 105, 105 प्लस 35 प्लस 28 लाख। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का वही मेटेरियल भी है, उसमें लेबर भी है और ओवरहेड भी है। अब नेक्स्ट कॉलम है इक्विवेलेंट यूनिट। एबनॉर्मल लॉस का 1000, 800, 800, 1000, 800, 800। कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा वही 40, 10 और 30, 40, 10 और 30 मल्टीप्लाई करने से कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट। तो ये हो गया 40,000, ये हो गया 8,000 और ये हो गया 24,000। 24 प्लस 8, 32, मतलब ये हो गया 72,000। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस के बाद, एबनॉर्मल लॉस के बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, उसमें भी मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अच्छा, इसका यूनिट 2000, 1600, 1600, 2000, 1600, 1600, 40, 10 और 30। तो ये हो जाएगा 80,000, 16,000, 48,000, 80, 16 and 48, 1,44,000। अच्छा, तो ये वैल्यूएशन भी निकल गया। अब हमें बोला है क्या क्या प्रिपेयर करने, और भी कुछ बोला है। प्रोसेस वन अकाउंट, मतलब जिसका भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, अकाउंट भी बनाना है हम लोग को, प्रोसेस वन अकाउंट। टू ओपनिंग WIP, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। ओपनिंग WIP का यूनिट है 2000, ये देखो यूनिट जितना है प्लस जितना खर्चा हुआ है 2000, और ये सब टोटल। और खर्चा जो हुआ है 8,000, 15 और 45, 15 और 45 हो गया, 40 और 10, 50, 60, 60 प्लस 80, 2,84,000। ठीक है, हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2,84,000।
टू मटेरियल इंट्रोड्यूस 38,000 टू डायरेक्ट लेबर 2 overhead 14,80 3,59 10,77,000 बाई नॉर्मल लॉस बाई एबनॉर्मल लॉस, ये सब तुम्हें पता है क्या क्या हुआ है, बाई क्लोजिंग WIP बाई ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। अच्छा, नॉर्मल लॉस कितना यूनिट हुआ है? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल 2,000 और 1,000, 1,000 एबनॉर्मल है, 2,000 1,000। अच्छा, क्लोजिंग WIP भी 2,000 है, 2,000 है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस जो फिनिश गुड्स है यानी कि 35,000। हम लोग को इसका वैल्यू लिखना है, वैल्यू लिख के दोनों साइड टोटल करना है, टैली हो जाना चाहिए। अगर टैली हो रहा है तो हम लोग का वैल्यूएशन वगैरह सब सही हुआ है। अब यहाँ से देख देख के लिखते, क्लोजिंग WIP का 1,44,000। अच्छा, ये है 72,000 एबनॉर्मल लॉस का। और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ये वाला है 28 लाख। और ये वाला जो नॉर्मल लॉस है ये स्क्रैप वैल्यू में बिकेगा @20 करके 40,000। अब टोटल करते हैं, 72,000 प्लस 40,000 प्लस 1,44,000 प्लस 28 लाख 30,56,000। अच्छा, और ये टोटल हो जाएगा 2,2,415 40,000। यहाँ पर भी 40,000। और ये देखते हैं कितना होता है, इतना होता है कि नहीं, एक बार लिख लेते हैं, हो जाएगा आई थिंक। देख लेते हैं माइनस कर करके 284 नहीं, इसमें कुछ रह गया लग रहा है 80,000, ये टोटल गलत हुआ होगा, फिर देख लेते हैं इसमें 80 15 80 15 प्लस 45 1,40,000 होगा। अच्छा, ये मेरा गलत हुआ है टोटल, ये 1,40,000 होगा। प्लस 14,80 3,59 10,77। हाँ, टैली हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ठीक है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग को नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस ये दो अकाउंट ओपन करने के लिए भी बोला गया है, ठीक है। तो ये तो दो अकाउंट भी बना लेते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अकाउंट, तो एक बार तो मैंने ये सिखाया है, जब हम लोग नॉर्मल प्रोसेस कर रहे थे वैसे ही होगा। ये देखो, क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा टू प्रोसेस 1 2,000 और 40,000। और ये सेल हो जाएगा, तो मैंने बोला था बाई बैंक बोल के लिखने के लिए, ठीक है। इसको बाई बैंक बोल के भी लिखा जा सकता है, बाई कॉस्टिंग PL बोल के भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सॉरी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कॉस्टिंग PL बोल रहे हैं। इसको हम लोग चाहे तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोल के भी लिख सकते हैं, अगर मान रहे हैं कि नॉन इंटीग्रेटेड है तो, है ना। तो कोई भी एक ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया 2,000 और ये 40,000, क्लोज 2,000 40,000। और एबनॉर्मल लॉस, इसका भी पहले क्रॉस पोस्टिंग होगा, टू प्रोसेस 1 बोल के 1,000 और इसका कॉस्ट कितना आ रहा है
72 बाई बैंक 1000 और एट द रेट ऑफ 20 करके इसका भी है तो 20,000 रिकवरी वैल्यू मिल जाएगा। बाकी हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जो लॉस होगा वो हम लोग कॉस्टिंग पीएल में दिखा देंगे। $52,000। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि इतना एबनॉर्मल लॉस हुआ है, इतना यूनिट, उस पे अभी तक कितना खर्चा हुआ है। लेकिन हम लोग मार्केट में अगर इसे बेचने जाएंगे तो हमें 20 रुपीज करके रिकवरी होगा, स्क्रैप वही है। तो उसमें भी हम लोग का रिकवरी होने के बाद भी 52,000 का लॉस शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ भी है। अच्छा, आप देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कंपनी प्रोड्यूसेस ए कंपोनेंट विच पासेस थ्रू टू प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। बोल रहा है कंपनी जो है दो प्रोसेस के थ्रू से जाता है। मेटेरियल जिसपे लग रहा है 40,000, कंपोनेंट वेयर पुट इनटू प्रोसेस 1 of which 30,000 were completed and transferred to process 2। अच्छा, बोल रहा है कि मेटेरियल जो है 40,000 रुपीज का, नहीं ये रुपीज नहीं है, ये कंपोनेंट है, मतलब यूनिट है। 40,000 कंपोनेंट वेर पुट इनटू प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में 40,000 का इनपुट दिया गया है। ठीक है, ये यूनिट है। और प्रोसेस 1 ऑफ विच 30,000 वेर कंप्लीटेड, और इसमें से कंप्लीटेड यूनिट बना है 30,000 और ये ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस 2 में। दीज नॉट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, दोज नॉट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब 10,000 है ना। ये देखो यहाँ पर ना डायरेक्टली हमें नहीं बोल दिया है कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितना हम लोग का WIP है, लेकिन हम लोग को लैंग्वेज में बता दिया। जैसे यहाँ पर बोल रहा है दोज नॉट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर नहीं हुआ। तो 40,000 में 30,000 आउटपुट जो है वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हुआ, इतना तो कितना नहीं हुआ, 10,000 नहीं हुआ। वेयर 100% कंप्लीटेड एज टू मेटेरियल कॉस्ट, मतलब इस पे मेटेरियल का काम 100% हो चुका है। 50% कंप्लीटेड टू लेबर एंड ओवरहेड, लेबर ओवरहेड का काम 50% कंप्लीट हो चुका है। द प्रोसेस 1 कॉस्ट इनकर्ड वेयर एज फॉलोस, प्रोसेस 1 को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या खर्चा लगा है उसका डिटेल्स बोल रहा है, नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल 15,000, डायरेक्ट वेजेस 18,000 और फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का 12,000 बोल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ऑफ दोस ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हुआ था 28,000 यूनिट वेयर कंप्लीटेड, उसमें से 28,000 कंप्लीटेड है एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोर, उसमें से 28,000 कंप्लीट हो गया और फिनिश गुड स्टोर में चला गया। देयर वाज नो नॉर्मल लॉस, नो सैल्वेज वैल्यू ऑफ 200 यूनिट इन प्रोसेस 2। अब 200 यूनिट कहां से आया, बोल रहा है कि प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में 30,000 गया था। अब 30,000 जब प्रोसेस 2 में प्रोसेसिंग हुआ तो 28,000 जो है फिनिश गुड्स बना, तो बचा कितना, 200। तो वो 200 यूनिट क्या है, बोल रहा है नॉर्मल लॉस कुछ था नहीं प्रोसेस 2 में और सैल्वेज वैल्यू भी नहीं था। 200 यूनिट इन प्रोसेस 2, देयर वाज एन, अच्छा ये नॉर्मल लॉस है, देयर वाज ए नॉर्मल लॉस विद नो सैल्वेज वैल्यू ऑफ 200 यूनिट इन प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 2 में जो 200 यूनिट रह गया उसका सैल्वेज वैल्यू नहीं है, और ये लॉस इसीलिए हुआ है क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है। देयर वेयर 1800 यूनिट रिमेन अनफिनिश्ड इन द प्रोसेस विद 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 25% कंप्लीट एज रिगार्ड टू वेजेस एंड ओवरहेड। ठीक है, अच्छा पहले यहां तक देखो हम समझा देते हैं क्या क्या बोला है। मतलब समझा तो दिया है मैंने, एक बार लिख के दिखा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, दो प्रोसेस बताया है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। पूरा चीज को लैंग्वेज में बताया है। ठीक है, अच्छा प्रोसेस 1 में देखो 40,000 इनपुट दिया गया था, यहां पर इनपुट दिया गया था 40,000, उससे आउटपुट जो आया वो आया 30,000। ऐसा हमें क्वेश्चन बता रहा है। ये देखो, A company produce a component
which passes through two processes, मतलब दो ही process होगा. During the month of April, material for 40,000 component were put into process 1, of which जिसमें से 30,000 were completed and transferred to process 2, और ये process 2 में transfer हो गया as a input. ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन यही बता रहा है. फिर क्या बोल रहा है देखो, those not transferred to process 2 were 100% completed as to material cost and 50% completed as to labor and overhead cost. जो ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब प्रोसेस 1 का क्लोजिंग WIP बोल सकते हैं, ये कितना हो रहा है 10,000, और इसमें कंप्लीशन का परसेंटेज हमें बता दिया है मेटेरियल के तौर पे, लेबर के तौर पे, लेबर एंड ओवरहेड दोनों के तौर पे. ठीक है, तो हम एक साथ लिख देते हैं, जगह भी कम है यहाँ पर मेरा थोड़ा सा. तो ये देखो, मेटेरियल बोल रहा है 100% कंप्लीटेड है, और लेबर एंड ओवरहेड पे कॉस्ट जो कंप्लीटेड है वो है 50%, ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है. तो जो ट्रांसफर नहीं हुआ प्रोसेस 2 में उसे हम लोग क्लोजिंग WIP बोल सकते हैं प्रोसेस 1 का. फिर बोल रहा है द प्रोसेस 1 कॉस्ट इनकर्ड वेयर एज फॉलोज. प्रोसेस 1 में जो भी खर्चा किया गया था, मेटेरियल का 15,000 यहाँ पर खर्चा हुआ है, मेटेरियल का 15,000, लेबर का खर्चा हुआ है 18, और फैक्ट्री ओवरहेड 12, फैक्ट्री ओवरहेड 12,000. ठीक है, ये यहां तक हम लोग का क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है. फिर बोल रहा है ऑफ दोज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, जो ट्रांसफर हुआ प्रोसेस 2 में 30,000, 28,000 यूनिट वेर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स स्टोर्स. तो इसमें से फिनिश गुड्स कितना बना है 28,000. तो यहाँ पर अगेन कितने का गैप हो रहा है, क्लोजिंग WIP हम लोग बोल सकते. अब ये क्लोजिंग WIP है कि नॉर्मल लॉस है, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा. ये देखो यहाँ पर बोला है ना, नॉर्मल लॉस बोला था इसलिए मैंने हटा दिया लैंग्वेज. ये देखो, एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टोर देयर वाज ए नॉर्मल लॉस विथ नो सैल्वेज वैल्यू ऑफ 200 यूनिट इन प्रोसेस 2. तो नॉर्मल लॉस है प्रोसेस 2 में कितना 200 यूनिट, जिसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है. तो ये दोनों का गैप कितना आ रहा है 30,000 माइनस 28,000, तो ये 2,000 आ रहा है. लेकिन हम लोग का 200 नॉर्मल लॉस बोला है. ठीक है, तो 200 नॉर्मल लॉस है, बाकी 1800 कहाँ जा रहा है, देयर वेर 1800 यूनिट रिमेन अनफिनिश्ड इन द प्रोसेस, मतलब क्लोजिंग WIP है. इसमें क्लोजिंग WIP कितना है 1800. ठीक है, तब तो ये 2000 का गैप समझ में आ रहा है ना, इनपुट 30,000 आउटपुट 28, तो गैप 2000 का है, जिसमें से 200 नॉर्मल लॉस क्वेश्चन बता रहा है, बाकी बोल रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ. तो ये क्लोजिंग WIP है, वो कैसे कंप्लीट है 100% मेटेरियल के हिसाब से, 25% वेजेस ओवरहेड. तो इसका कंप्लीशन है मेटेरियल के हिसाब से 100% और वेजेस एंड ओवरहेड के हिसाब से 25%. क्वेश्चन ये बता रहा है. ठीक है, फिर नो फर्दर प्रोसेस मेटेरियल कॉस्ट occurred after introduction at the first process until the end of the second process when protective packing is applied to the completed component. बोल रहा है कि कोई इसके बाद मेटेरियल का यूज नहीं हुआ है आफ्टर इंट्रोडक्शन. एक बार मेटेरियल इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट प्रोसेस में अंटिल द एंड ऑफ द सेकेंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस के शुरू से लेके सेकेंड प्रोसेस के एंड तक कोई फर्दर मेटेरियल का यूज नहीं हुआ है. वेन प्रोटेक्टिव पैकिंग इज अप्लाइड, लेकिन एक प्रोटेक्टिव पैकिंग का खर्चा किया गया है टू द कंप्लीटेड कंपोनेंट. जो कंपोनेंट फिनिश गुड्स बन जा रहा है, कंप्लीटेड कंपोनेंट जो बन रहा है उस पे एक प्रोटेक्टिव पैकिंग का खर्चा किया गया. द प्रोसेस एंड पैकिंग कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस 2, और ये प्रोसेस 2 के एंड में ये पैकिंग कॉस्ट किया गया है. पैकिंग कॉस्ट बता रहा है पैकिंग मटेरियल 4,000, यहाँ पर लिखते हैं पैकिंग का खर्चा हुआ है 4,000. पैकिंग का खर्चा हुआ है 4,000, डायरेक्ट वेजेस 3,500 प्रोसेस 2 में, डायरेक्ट वेजेस. अब देखो, ये पैकिंग का खर्चा कब होता है फिनिश गुड्स बनने के बाद, और ये जो डायरेक्ट वेजेस का खर्चा बोल रहा है ये प्रोसेस 2 में बोल रहा है ना, मतलब ये पहले हुआ होगा. पैकिंग का खर्चा फिनिश गुड्स बनने के बाद, डायरेक्ट वेजेस 3,500 और फैक्ट्री ओवरहेड 4,500.
अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट, और बोला है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 2 अकाउंट। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को इस तरह से लैंग्वेज में दिया हुआ था, हमें पढ़ के समझना था, क्योंकि डायरेक्टली हमें नहीं बताया कितना क्लोजिंग WIP है, कितना ओपनिंग है, ऐसा कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो हम लोग को खुद से इसे कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर लिखते हैं पहला, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 1 का कर रहे हैं हम। अच्छा, इनपुट पर्टिकुलर्स, आउटपुट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट। अच्छा, अब ये हम लोग को बोला है पहले इक्विवेलेंट यूनिट निकालने के लिए और कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन हम लोग को यहाँ पर नहीं बताया है कि फीफो से करना है कि वेटेड एवरेज से। ठीक है, तो अब फीफो तभी लग सकता है जब हम लोग का कुछ ओपनिंग WIP का बात आ रहा है, तभी हम लोग फीफो या वेटेड एवरेज की तरह सोच सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखवाया था, ओपनिंग WIP परसेंटेज ब्रेकअप अगर नहीं दिया हुआ है, देखो ओपनिंग WIP वैसे इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अगर परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ है तो हम लोग नहीं दिया हुआ है तो फीफो नहीं यूज कर सकते हैं, अगर अमाउंट ब्रेकअप दिया हुआ है तो वेटेड एवरेज यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ कुछ ओपनिंग WIP था नहीं, तो हम लोग कोई भी मेथड से कर सकते हैं। देखो ओपनिंग WIP तो कुछ था नहीं, क्लोजिंग WIP बन रहा है। ठीक है, तो अगर ओपनिंग था नहीं तो उसमें फीफो का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब एक ही तरह का इन है ना, एक ही इनपुट है ये वाला फ्रेश। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल वेटेड एवरेज से ही कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनपुट यहाँ पर देते हैं कंप्लीटेड। तो ये इसका देखते हैं, 40,000 दिया है, 30,000 मिला है, तो कंप्लीटेड है 30,000। इनपुट 40,000। अच्छा, फिर यहाँ पर नॉर्म क्लोजिंग WIP है, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP है यहाँ पर 10,000, 10,000 बस। ऐसे ही यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर भी 40,000 बन जाएगा। अब कंप्लीटेड जो है वो तो 100% कंप्लीट होगा। और क्लोजिंग WIP जो है वो मेटेरियल का 100%, लेबर ओवरहेड का 50-50 बोला है, तो इसमें 100%, 50-50। ये हो जाएगा 5,000, क्योंकि 10,000 का आधा 35,000, और यहाँ पर भी 5,000 यानी कि 35,000। तो ये बन गया प्रोसेस 1 का स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर बोला है शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ, कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट इनकर्ड। तो देखो कितना कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, बस यही वाला 15,000, 18,000 और 12,000। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। तो इक्विवेलेंट यूनिट हो जाएगा 40, 35, 35।
कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 40,000 0.375 18,000 डिवाइडेड बाय 35,000। अच्छा तो ये आ रहा है 0.514। 12,000 डिवाइडेड बाय 35,000 0342 3428 मतलब 3 कर लेते हैं, हो गया। अच्छा अब हम लोग को बोला है प्रोसेस वन अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें वैल्यूएशन का जरूरत होगा। देखो जैसे हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये वैल्यू लिखना पड़ता है। वैल्यू कहाँ से आता है? एपोर्शन, कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट या एपोर्शन करने के बाद, या वैल्यूएशन जो भी बोलो। तो यहाँ पर वैल्यूएशन करने तो बोला नहीं है, लेकिन बिना वैल्यूएशन के हम लोग प्रोसेस वन अकाउंट नहीं बना सकते। तो दूसरा भी स्टेटमेंट हम लोग बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ apportionment of cost। apportionment of cost, ये कॉस्ट पर यूनिट को हमें एपोर्शन करना है। तो किस चीज का वैल्यूएशन होगा? एक तो हम लोग का होगा कंप्लीटेड यूनिट का और एक क्लोजिंग WIP का। ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं, पीछे ही कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स, टाइप्स, और यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, कंप्लीटेड यूनिट, कंप्लीटेड, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ठीक है तो कंप्लीटेड यूनिट में क्या क्या आ रहा है? 30,000 तीनों जगह पे, तो ये भी 30,000 30,000 30,000। कॉस्ट पर यूनिट थोड़ा सा अलग टाइप फिगर है, 0.375 सब पॉइंट में दिया हुआ है, मतलब पॉइंट में आया है कैलकुलेट करने से। 0.375 0.514 और 0.343। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 30,000 इंटू 0.375 तो ये हो गया 11,250। 0.514 इंटू 30,000 15,420। 30,000 इंटू 0.514 15,420 और 3,000 इंटू 0.343 1029। अच्छा टोटल करते हैं, देखते हैं कितना होगा। 1029, 15,420 और 11,250। मैम लास्ट का 10290 ये वाला यस मैम 10290 290 आ रहा है। अच्छा 3,000 मैम 3000 ओ 30,000, हाँ इसीलिए मेरा गलत आया ना, मैंने 3,000 लिख लिया। ये लो क्या क्या हो रहा है। 10290 प्लस 15,420 प्लस 11,250 36,960 आ रहा है टोटल। 36,960। अच्छा और क्लोजिंग WIP, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 10,000 5,000 मैम मेरा 5,000 36,985 आ रहा 965 आ रहा है। मेरा 5 क्यों नहीं आ रहा है फिर? 11,250, ये 15। है। मैम मेरा ही गलत है ऊपर, हाँ मेरा ही गलत हो गया। गलत होगा या फिर राउंड ऑफ के चलते भी हो सकता है। अगर यहाँ पर जैसे मैंने 5 लिया है, कुछ और लिया हुआ है, तो शायद थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। देखते हैं लिख के।
प्रोसेस वन अकाउंट में लिख के देखेंगे कि अगर हम लोग का टैली नहीं हो रहा है तो फिर मुझे भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, मतलब जो पॉइंट लिया हुआ है। देख लेते एक बार किस में टैली होता है। तुम लोग भी अपने हिसाब से करो, देख लेंगे। अगर तुम लोग वाला टैली होता है तो मेरा वाला नहीं भी हो सकता है। देख लेते एक बार आ रहा है कि नहीं। 5000 इंटू 0.514 2570। 5000 इंटू 0.343 1715। टोटल करते हैं, ये हो गया 5 7 5 6 13। 8035। अब प्रोसेस वन बनाते हैं। प्रोसेस वन अकाउंट टू डायरेक्ट मटेरियल। देखो प्रोसेस वन में क्या क्या जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल ये वाला जाएगा, इनपुट 40,000 और उसका वैल्यू 15,000 लिखेंगे, ठीक है। मतलब यूनिट में 40,000 लिखेंगे और वैल्यू लिखेंगे 15,000। टू लेबर 18,000। फैक्ट्री ओवरहेड 12,000। टू फैक्ट्री ओवरहेड 12,000 बाई क्लोजिंग WIP 10,000 बाई प्रोसेस टू में ट्रांसफर हुआ 30,000, ऐसे दिया हुआ था। अब वैल्यू लिख के देखेंगे टैली हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर लिख दिया मैंने 40,000, ये हो गया 10 10 10 30 30 40 45,000। इधर वैल्यू ऐसा लिखना चाहिए हमें ताकि 45,000 आ जाए। देखते हैं होगा कि नहीं, मेरा नहीं हो रहा है शायद। 36960 और ये वाला 8035 36960। देखते कितना डिफरेंस आ रहा है। 8035 प्लस 36960 44,995 आ रहा है। 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना। 45,000 होना चाहिए। हाँ 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये 965 होने से हो जाएगा, लेकिन ये 965 कैसे आएगा देख लेते हैं। 30,000 ये हो गया 11 to 50। 30,000 ये मल्टीप्लाई करने से 15,420। अच्छा ये मैंने 30 लिखा है, ये 30 नहीं है ना। नहीं 30 तो है, कंप्लीटेड यूनिट। ठीक तो लिखा है मैंने। फोर्टी 10,000 ये 30,000। देखते हैं पॉइंट की वजह से हो रहा हो। इसका डिवाइड करते देखते हैं। यहाँ पर 15,000 डिवाइडेड बाई 40,000 15,000 डिवाइडेड बाई 40,000 0.375। इसमें तो राउंड में आंसर आ रहा है, जिसमें नहीं आ रहा है उसमें हो जाएगा। 18,000 डिवाइडेड बाई 35,000। अच्छा ये जितना भी आ रहा है ना, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जितना भी आया मेरा, इसमें मल्टीप्लाई करते 30,000। देखते कितना आता है। 15,428। 423 भी कर सकते हैं, 15,423 भी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था ना, पूरा कैलकुलेटर का वैल्यू लेके हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर एक 3 बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ेगा तो आंसर आ जाएगा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर देख लेते हैं 12,000 डिवाइडेड बाई 35,000, मतलब राउंड के चलते हो रहा है। ये जो भी आंसर आ रहा है इनटू हमें करना पड़ेगा 30,000। हम देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर 10285 5.7 मतलब 86 तब भी तो नहीं आएगा शायद। देखते हैं कितना आएगा। 11250 प्लस 15423 प्लस 10286
तो 36959, मतलब ये तो और भी कम नहीं हो आ गया, रहा, 44,994 आ रहा है। कम आ रहा है ना। और इसमें चेक किए हो, इसमें भी एक बार करते। 18,000 डिवाइडेड बाई 35,000, जितना भी आ रहा है इंटू 5,000, 2571 और 12/35 इंटू 5,000, 1714। नहीं, इसमें तो उतना ही आ रहा है, देखो ये ऐड करने से 5 ही आएगा, 36 और भी कम हो गया, 36959। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं हम। 30,000 कंप्लीटेड यूनिट, 30 ठीक तो है। 40,000, 35,000, 35,000 डिवाइड करने से कॉस्ट पर यूनिट भी आ गया, 0.375, 0.514, 0.343। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन आया 8035, 36,965 आना चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है, बट कैसे 65 कैसे आएगा? 30,000 37502571 और ये 11,250, 15, 4, 30, 10, 80, 10, 285 कर दिया है। टैली नहीं हो रहा है, 36,959 आ जा रहा है कंप्लीटेड यूनिट कॉस्ट पर यूनिट। फिफ्टीन, 18 और 12 ये खर्चा ऑलरेडी लग चुका है, और ये वाला खर्चा 36,959 यहाँ कंप्लीटेड यूनिट जो बना है, इसमें हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से खर्चा जो लग रहा है, ये तो ठीक ही तो आ रहा है। अच्छा, कुछ और बोला था क्या, देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है, द प्रोसेस वन कॉस्ट इनकर्ड वेयर एज फॉलोज 15, 18 और 12। 15, 18 और 12 ये तो ठीक ही है, 45,000 ही आएगा यहाँ पर। प्रोसेस 2 में 30,000 और इसका वैल्यू, और ये 8035, ये तो मेरा सही आ रहा है क्लोजिंग WIP। यहाँ पर 30,000 बनने का खर्चा मैंने कैलकुलेट किया 0.375। देखते हैं, previous statement of equivalent production cost per unit and process one account। मतलब ये 8035 भी अगर रखते हैं तो ये बैलेंस करके हम लोग का आ जाएगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन की वजह से गलत अगर हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन भी तो मैंने सही कर लिया, फिर क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, एक मिनट, हम लोग प्रोसेस 2 को भी करके देखते हैं क्या उसमें भी सेम प्रॉब्लम अराइज होता है कि नहीं। यहाँ पर तो जो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, वो तो मुझे अप्रोक्सीमेशन की वजह से ही दिख रहा है 3, लेकिन टैली तो होना चाहिए, अगर पूरा वैल्यू लेके करेंगे तो भी टैली होना चाहिए था।
टैली तो नहीं हो रहा है, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। 5 रुपए की वजह से यहाँ पर हो रहा है चेंजेस, ठीक है। ये 45,000 आ रहा है, यहाँ पर 5 रुपीज कम आ रहा है। हम लोग इसी तरह से प्रोसेस 2 को भी एक बार बनाते देखते, उसमें भी सेम प्रॉब्लम अराइज होता है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें हम लोग प्रोसेस 2 का बनाएंगे सेम तरीके से। पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इनपुट particulars, output, equivalent production, material, labor and overhead, percentage unit, percentage unit। अच्छा, यहाँ पर इनपुट कितना जा रहा है, इनपुट यहाँ पर दिखेगा हम लोग को, ये जो ड्रॉ मैंने किया था यहाँ पर दिख रहा है 30,000 इनपुट जाएगा, 200 नॉर्मल लॉस है। 30,000 इनपुट जाएगा, 200 नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस लिख लेते हैं 200। अच्छा, और फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बन रहा है 28,000, और यहाँ पर क्लोजिंग WIP 1800। इसको क्लोजिंग WIP लिख लेते हैं, क्लोजिंग WIP 1800 और फिनिश गुड्स आ रहा है 28,000, तो ये हो गया 30,000। यहाँ पर भी इनपुट कितना गया है 30,000, ठीक है। अच्छा, ये जो 30,000 इनपुट गया है, ये हम लोग का ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 है, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 है, लेकिन उसका ये 3 कंडीशन हुआ है, ठीक है। तो 30,000 इनपुट गया था, लेकिन उसमें से कुछ नॉर्मल लॉस हुआ, कुछ फिनिश गुड्स बन रहा है और कुछ क्लोजिंग WIP में है। इसका तो वैल्यूएशन नहीं होगा, फिनिश गुड्स का 100% हो जाता है, तो 28,000 100% यानी 28,000, और क्लोजिंग WIP का हम लोग को बता दिया था कितना कितना बोल रहा है। यहाँ पर 100% मेटेरियल और वेजेस ओवरहेड 25%, 100% और 25%, 100% 1800 और 25%, तो 1800 का 25%, 450, 450। अब टोटल करते हैं, 29,800 होगा, 800 होगा। देख लेते हैं एक बार, 28,000 प्लस 1800, हाँ, और ये हो जा रहा है 28,450। लेबर और ओवरहेड दोनों का मैंने एक कंबाइंडली किया, हम लोग अलग अलग यूज कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड वैल्यूएशन दोनों एक ही साथ कर देते, ठीक है, एक ही जगह पे कर देते हैं, कॉलम बना के वैल्यूएशन, और अलग से वैल्यूएशन का कॉलम नहीं बना रहे। पर्टिकुलर्स, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट इनकर्ड। देखते कितना कितना खर्चा बोला है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, लेबर का 3,500 और ओवरहेड का 4,500, और मेटेरियल का कितना होगा वो हम लोग यहाँ से देख देख सकते हैं, क्योंकि ये फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसफर हुआ है, मतलब ये जो वैल्यूएशन है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो वैल्यूएशन है। लेकिन अगेन यहाँ पर 5 रुपए का एक डिफरेंस आ रहा था बोल के, ये हम लोग का टोटल जो है वो टैली नहीं कर रहा है। देखो, यहाँ पर अगर 5 रुपए आ जाएंगे तो हम लोग का या तो यहाँ 5 रुपए बढ़ जाए, या तो यहाँ 5 रुपया बढ़ जाए। अगर बढ़ जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये टैली हो जाएगा। वैसे इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये तो इतना ही है,
8035, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन जहां से लिया है उसका आंसर के हिसाब से हम बता रहे हैं, ये 36965 किया गया है और आंसर को मैच किया गया है। हम देखते हैं ये कैसे 5 होगा। फिलहाल हम उस क्वेश्चन को ये 5 से ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये वाला होगा नहीं, क्योंकि मेरा ये 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। मैंने हर तरह से कैलकुलेट करके देखा, फिर भी आ रहा है। हम चेक करके देखेंगे कैसे 5 रुपए के डिफरेंस को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 5 रुपए मतलब ये आंसर आ जाता है, उस केस में हम लोग का मटेरियल का खर्चा हम लोग यहाँ पर 5 रुपए ऐड करके ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को हम लोग आगे कर सके। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों यहाँ पर 5 रुपए मेरा कम आ रहा है। ये मटेरियल का खर्चा हो गया। लेबर का ये मैम वाला मेरा आगे आ गया। कैसे आया बताओ, कर लेते हैं। मैम ऊपर में 30,000 है ना, हाँ, इंटू 0.514, उसकी जगह पे हम 0.5143, क्योंकि उसके आगे बस 2 था तो वहाँ पे 3 डाल दिए कुछ हो गया। ये वाला ये सर कितना लिखे, 0.514 0.5143 इंटू 3 लेके। 30,000। अच्छा, तो 15429 आ जाएगा। अच्छा, मतलब इसको 3 करने से मतलब 4 डिजिट लेने से ये वैल्यू बढ़ जा रहा है ना। ये सर और ये वाला इसमें भी 4 डिजिट ले ले। नहीं वो सही, बस इसी अच्छा को ऐड करने पे आ जाए। अच्छा, इसको करने से ही आ जाएगा। अच्छा हाँ, वही कुछ थोड़ा इधर उधर करने से हो जाएगा, क्योंकि टैली नहीं हो रहा था ना, इसी वजह से। अच्छा तो अच्छा, ही बात 10,286, तो ये हो जाएगा 36,965। अच्छा, तो देखो एक्चुअली ये क्या है ना, ये कोई मिस्टेक नहीं है। हम लोग को ऐसा कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा ताकि हम लोग का ये लेजर टैली हो, क्योंकि बिना टैली के तो हम लोग लेजर को आगे लिख नहीं सकते ना, इसीलिए। तो मैंने पहले भी बोला था तुम लोग को कि इस तरह से वैल्यूएशन करना चाहिए ताकि दोनों साइड का टैली हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लोग को देख लेना चाहिए ऐसे घुमा फिरा के कि कैसे करने से हम लोग का टैली हो जा रहा है। तो वही वाला डिजिट हम लोग लिख लेंगे जिसमें हम लोग का टैली हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर 3 लेते हैं और यहाँ पर भी अगर 3 लेंगे तो यहाँ भी तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, फिर एक ही जैसा अगर लेते हैं तो। 0.4 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। अच्छा, 2571.5 आ रहा है, तो 1 ही रख देते हैं 0.5 की जगह, ताकि हम लोग का टैली हो जाए, ठीक है। तो 8035 कर देते हैं। अगर इसको 4 कर लेंगे फिर से 9 हो जाएगा, जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे वैल्यू लेंगे ताकि हम लोग का टोटल जो है मैच हो जाए। ठीक है, चलो ऐसे लेने से टोटल मैच हो जाएगा। इसको इसके बाद 0.5 आ रहा है, लॉजिकली देखो तो इसे 2 करना चाहिए, लेकिन अगर 2 करोगे तो फिर से सेम प्रॉब्लम, यहाँ पर एक रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। हमें वैसा नहीं करना है, हमें इस तरह से लिखना है ताकि दोनों साइड 40। देखो इसको तो हम लोग कम ज्यादा नहीं कर सकते, ये गिवन डेटा है, ये और इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं इस तरह से, जाकि यहाँ पर 45 है तो यहाँ भी 45 आ जाए, ठीक है। तो उसी तरह से तब चलो ठीक है, हमारा आंसर, इसका मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम लोग इसमें 36,965 को लेके ही आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो। अच्छा, अब लेबर का वैल्यू देखो यहाँ पर दे रखा है 3,500 और 4,500 का ओवरहेड। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट 30,000, 29,800, और ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये वाला मैंने 30,000 लिख दिया है गलती से। 29,800, 28,450, 28,450, ठीक है। अब निकाल लेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। 36,965 डिवाइडेड बाई 29,800, 1.24। इसमें भी बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन आता है, देखते हैं कैसे लिखने से हम लोग का होगा। फिलहाल मैंने 3 डिजिट ही लिया है, 3500 डिवाइडेड बाई 28,450, तो ये आ रहा है हम लोग का 0.1230। 4,500 डिवाइडेड बाई 28,450, अच्छा इसमें आ रहा है मेरा 0.1581। अच्छा, अब हम लोग वैल्यूएशन कर लेते हैं। वैल्यूएशन में कैसे निकाला जाता है, ये जो पर यूनिट आ गया, इसका वैल्यूएशन करने के लिए हम लोग को फिनिश्ड गुड्स का मतलब ये वाला वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और क्लोजिंग WIP का। तो फिनिश्ड गुड्स का कितना हो जाएगा यहाँ पर कर लेते हैं।
इसके बाद कॉलम ऐड कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट पर यूनिट तो मिल ही गया हम लोग को, फिनिश गुड्स लिखते हैं, यहाँ होगा भी नहीं, चलो पीछे ही कर लेते हैं। फिनिश्ड गुड्स, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, यहाँ पर मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड और कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट हम लोगों का 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000। कॉस्ट पर यूनिट लिखना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट है 1.240 1.240 0.123 और 0.158। अब कॉस्ट निकलेगा, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं कितना होता है, 28,000 इंटू 1.24 34,720, 28,000 इंटू 0.123 3444, अच्छा 28,000 इंटू 0.158। अभी पता नहीं चलेगा कि हम लोग का ऐड करने से सही हो रहा है कि गलत, जब तक बनाएंगे नहीं अकाउंट समझ में नहीं आएगा कि कितना टैली हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। क्लोजिंग WIP, अच्छा क्लोजिंग WIP में भी सेम, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। यूनिट हम लोग का हो जाएगा 1800 450 450, 1.240 0.123 0.158, तो 1800 इंटू 1.24 2232 0.123 55.35 और 450 इंटू 0.158 71.1, टोटल करते हैं 55.35 प्लस 2232 2358.45, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये तीनों को टोटल करते हैं, 34,720 प्लस 3,444 प्लस 4,424 42,588, और इसमें हम लोग का ऐड हो जाएगा ये वाला पैकिंग मटेरियल, क्योंकि ये बोला था एंड में ऐड होना है, ठीक है। तो पैकिंग मटेरियल यहाँ पर भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको अलग से भी टोटल करके दिखा सकते हैं, जब प्रोसेस 2 बनाएंगे तो वहां पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रोसेस 2 बना के देखते हैं पहले हम लोग का कितना मैच हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, फिर नहीं तो फिर से हमें उसको सही करना पड़ेगा। तो 2 प्रोसेस 1 30,000, प्रोसेस 1 से 30,000 आ रहा है, 36,965, अच्छा 36,965। 2 डायरेक्ट वेजेस, 2 फैक्ट्री ओवरहेड, 2 पैकिंग चार्जेस, 4,000 पैकिंग चार्जेस, 3,500 डायरेक्ट वेजेस और 4,500 फैक्ट्री ओवरहेड। ये तो हम लोगों ने खर्चे के जगह पे लिख दिया, एक बार टोटल कर लेते हैं 30,000, अच्छा ये हो जाएगा 36,965 प्लस 3,500 प्लस 4,500 प्लस 4,000, तो टोटल होना चाहिए 48,965। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। इधर लिखेंगे बाई फिनिश स्टॉक, बाई नॉर्मल लॉस और बाई WIP, जिसमें से नॉर्मल लॉस है 200 यूनिट, WIP है 1800, फिनिश स्टॉक है हम लोग का 28,000। इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ये दोनों का वैल्यू है बाकी, तो ये हो जाएगा 30,000। अच्छा अब हम लोग लिखते हैं, देखो फिनिश स्टॉक का वैल्यू है हम लोग का 42,588 है, 42,588 है, और इसमें हम लोग को पैकिंग मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, ये है 2358.45। हम एक बार पॉइंट को इग्नोर करते हैं, 23,580 लिखते हैं। यहाँ पर पैकिंग मटेरियल भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ था देखो, द प्रोसेस एंड पैकिंग कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 का एंड मतलब जब फिनिश गुड्स बन जाएगा तब पैकिंग मटेरियल का खर्चा इस पे ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये फिनिश गुड्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखने का मतलब तो है खर्चे
को दिखाना कि कितना खर्चा हुआ, और फिनिश गुड्स में ऐड होगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर पैकिंग मटेरियल 4000, $46,588। देखते हैं हो रहा है कि, और कम कितना ज्यादा कम हो रहा है, 2358, 48,946, जबकि ये 65 आ रहा है, तो 48,965 मतलब 19 रुपीज का कम ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि ये 19 रुपीज से ये जो है सही हो जाए। तो देखते हैं 19 रुपीज इसमें कैसे बढ़ सकता है। अच्छा, ये डिवाइड करने पे कितना आया, 36,965 डिवाइडेड बाई 29,800, देखते हैं ये कितना आ रहा है, 1.2404 ऐसे आ रहा है। हम लोग 4 डिजिट ले ले, 1.2404, 1.2404 इंटू 28,000, हम पूरा लेके करके देखते हैं। अच्छा, ये आ रहा है 34732, 34732, हाँ बढ़ रहा है, 732 ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये भी पूरा कैलकुलेटर में लेके करेंगे, 3,500 डिवाइडेड बाई 28,450, जितना भी वैल्यू आया इंटू 28,000। तो इसमें हम लोग का वैल्यू आ रहा है 3444.6, मतलब 3444.6 है, तो ये लास्ट वाला डिजिट हम लोग 5 कर सकते हैं। अच्छा, और ये वाला 4,500 डिवाइडेड बाई 28,450, जितना भी आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई 28,000। अच्छा, ये आ रहा है 4428.8, मतलब 4429 कर सकते हैं इसको, 9 करने से टोटल अब देखते हैं कितना आएगा, 34732 प्लस 3445 प्लस 4429, तो ये वैल्यू आ रहा है 42,606, और इसमें ऐड कर देंगे 4,000। 42,606 प्लस 4,000, 46,606, 46,606। अच्छा, ये लिख लेते हैं, 46,606। अगर हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से किया है तो यहाँ भी सेम प्रोसेस ही करना पड़ेगा ना, एक ही तरह से। तो अगेन यहाँ पर देखो, 36,965 डिवाइडेड बाई 29,800, जितना भी आ रहा है इंटू करेंगे 1800, इंटू 1800, तो वैल्यू आ रहा है हम लोग का 2232.7, मतलब 2233 कर सकते हैं इसको, ठीक है, 2233 कर सकते हैं, 0.7 है तो इसको 3 कर लेंगे। अच्छा, सेम प्रोसेस से यहाँ पर 3,500 डिवाइडेड बाई 28,450, ये जितना भी आ रहा है इंटू 450, तो 55.3, मतलब 55 ही लेते हैं, ठीक है, ये 3 को इग्नोर करते हैं ऐसे। अच्छा, 55 ले लेते हैं, और ये लास्ट वाला यहाँ पर होगा 4,500 डिवाइडेड बाई 28,450 इंटू 450, चेक करते हैं, तो ये आ रहा है 71.7 ऐसे आ रहा है, 71.7, तो सिर्फ 71 लेते हैं, बाकी इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर टोटल करने से हो जाएगा 5 और 3, 8 और 1, 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा ये वाला, बाकी एज इट इज रहेगा 2359, 2359। अब चेक करते हैं टोटल सही हो रहा है कि नहीं। 46,606 प्लस 2359, ये सुना ली।
आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा ना, अभी मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि कैलकुलेटर मेरा यहाँ उतना फास्ट हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम लोग जब करोगे ना जल्दी होगा। दोनों को साथ साथ करो। जैसे देखो मैंने क्या किया, पहले इसमें पूरा किया फिर इसमें किया तो थोड़ा सा देरी हो गया। ऐसा करने से बेटर होगा कि अगर हम लोग ये 1.240 के लिए एक बार 28,000 ऐड करेंगे, फिर डिवाइड 28,000 करेंगे, फिर 1800 ऐड करेंगे, तो दोनों यहाँ पर साइमल्टेनियसली निकलते जाएगा, तो टाइम बचेगा हम लोग का, ठीक है। तो ये प्रोसेस 2 भी बन गया, बस और कुछ नहीं करने बोला था, लेकिन थोड़ा सा जो डिजिट था उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन में टाइम लग गया। अच्छा, अब 6th नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, हेल्दी स्वीट्स इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी, इट्स प्रोसेस इन्वॉल्व, तो ये गुड़ बनाती है कंपनी, ठीक है। और इट्स प्रोसेस इन्वॉल्व शुगर केन क्रशिंग फॉर जूस एक्सट्रैक्शन। तो क्या क्या प्रोसेस होता है, पहले गन्ना लेके उसे क्रश किया जाता है ताकि उसमें से जो जूस है वो निकल जाए। देन फिल्टरेशन एंड बॉइलिंग ऑफ जूस, सेकेंड प्रोसेस है कि उस जूस को फिल्टर करके बॉइल किया जाता है विथ सम केमिकल, एंड देन लेटिंग इट कूल टू कट सॉलिडिफाइड जैगरी ब्लॉक्स। अच्छा, उसके बाद उसे ठंडा किया जाता है, फिर उसके बाद उसे जो है ब्लॉक्स में कट कर दिया जाता है। द मेन प्रोसेस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन, प्रोसेस वन में जो काम होता है वो होता है जूस निकालने का, पहला वाला इज डन इन कन्वेंशनल क्रशर विच इज देन फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड इन प्रोसेस 2। तो प्रोसेस 1 में कटिंग और जूस एक्सट्रैक्शन का काम होता है, प्रोसेस 2 में उसे फिल्टर करके गर्म किया जाता है इन आयरन पॉट्स। उसके बाद बोल रहे हैं द सॉलिडिफाइड जैगरी ब्लॉक्स आर देन कट, उसके बाद जो जैगरी मतलब जब उसको ठंडा कर देने से वो जम जाता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म हो जाता है, उसके बाद उसको कट किया जाता है, पैक किया जाता है, डिस्पैच्ड किया जाता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10 kg ऑफ जैगरी, अगर हम लोग 10 किलो गुड़ बनाना चाहते हैं तो 100 kg ऑफ शुगर केन इज रिक्वायर्ड विच एक्सट्रैक्ट ओनली 45 लीटर ऑफ जूस। बोल रहे हैं ये क्या है, ये फिनिश गुड्स है। अगर हमें फिनिश गुड्स के हिसाब से 10 केजी जैगरी चाहिए, ठीक है, तो बोल रहा है कि 100 केजी हमें शुगर केन देना पड़ेगा। शुगर केन मतलब इनपुट रॉ मटेरियल हमारा 100 केजी होगा, लेकिन इससे सिर्फ 45 लीटर ही जूस निकल पाता है, ठीक है, बाकी स्क्रैप हो जाता है, मतलब बाकी नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस कितना है, 55 लीटर। 55 लीटर जूस जो है वो बेकार हो जाता है, 45 लीटर जूस से ही जैगरी बन पाता है, बाकी 55 लीटर जूस का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया ऐसा डेटा हमें, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेस 1 हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्दी स्वीट फॉर द मंथ ऑफ जैन। तो जैन मंथ में इस हेल्दी स्वीट जो कंपनी है, इनका जैन मंथ का जो है डिटेल्स हमें नीचे दिया गया है, ऐसा बोल रहा है। देखते हैं फिर। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दे रखा है, देखो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था, शुगर केन इतना, लेबर इतना, ओवरहेड इतना। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का हमें वैल्यूएशन ब्रेकअप दे रखा है, लेकिन परसेंटेज ब्रेकअप नहीं है। इसका मतलब इस पे फीफो कंफर्म है, नहीं लगेगा, वेटेड एवरेज मेथड ही लगेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन हमें क्या बताया है। शुगर केन इंट्रोड्यूस फॉर जूस एक्सट्रैक्शन, ये वाला नया इंट्रोडक्शन हुआ है 1 लाख, जिसका कॉस्ट है 5 लाख, लेबर का खर्चा 2 लाख, ओवरहेड का 6 लाख। एबनॉर्मल लॉस हुआ है 1000 किलो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर बता रहा है शुगर केन 100%, मतलब मेटेरियल, ये तो मेटेरियल है, ये 100% लग चुका है, लेबर ओवरहेड 80%। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बोल रहा है 9000 लीटर, डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता दिया है। एक्सट्रैक्टेड जूस ट्रांसफर फॉर फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग 39,500 लीटर। कंसिडर मास ऑफ 1 लीटर जूस इक्विवेलेंट टू 1 kg। 1 लीटर मतलब 1 kg, ये मान के हमें क्वेश्चन करना है। 1 लीटर मतलब 1 kg, जैसे देखो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि 100 किलो शुगर केन देने से 45 लीटर जूस मिलता है। तो 45 लीटर जूस मतलब 45 केजी, क्योंकि मास बोल रहा है 1 लीटर मतलब 1 केजी, ये मानने के लिए हमें बोला है, ठीक है, वैसे थोड़ा कम होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड, देखो एवरेज मेथड बता दिया, अगर नहीं भी बताता हमें एवरेज मेथड ही करना पड़ता, क्योंकि फीफो सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का परसेंटेज ब्रेकअप गिवन है, तो अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
इनपुट particulars output equivalent production material labor overhead। अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, इनपुट कैसे दिया गया है हम लोग यहाँ से पहले एक बार पढ़ के देख लेते हैं। हम लोग को वेटेड एवरेज करने बोला है। अच्छा देखो, ओपनिंग का था 4500, हम लोग को पहले लिखना चाहिए कंप्लीटेड। अच्छा, नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में बताया था, एबनॉर्मल लॉस भी बताया था, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी बताया था। क्वेश्चन में हमें बता रखा है, देखो एबनॉर्मल लॉस है 1000 किलो, हम लोग यहाँ पर लिख दे एबनॉर्मल लॉस है 1000 किलो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 9000 लीटर, मतलब हम लोग इसको 9000 किलो भी बोल सकते हैं, क्योंकि मास के हिसाब से बोल रखा है, जितना किलो है उतना ही लीटर मानने के लिए, ठीक है। तो भले ही किलो और लीटर अलग अलग दिया हो, लेकिन बात एक ही बन जाएगा, क्योंकि 1 लीटर 1 किलो के बराबर है, तो 9000 लीटर मतलब 9000 किलो। तो कोई किसी भी एक तरह के मास में हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, ये हम लोग का हो गया। अच्छा, शुगर केन इंट्रोड्यूस्ड, फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड था 1 लाख किलो, तो यहाँ पर देखो लिखते हैं, यहाँ पर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इनपुट में लिखेंगे, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड था 1 लाख किलो, ठीक है। और ओपनिंग वाला था, यहाँ पर देखो ओपनिंग 4500 लीटर, मतलब ये भी 4500 किलो ही बन जाएगा। कंप्लीटेड कितना बना है, कंप्लीटेड जो बना है वो दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ होगा। ये देखो, एक्सट्रैक्टेड जूस ट्रांसफर फॉर फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग 39500, ठीक है। तो 39500। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बॉइलिंग और फिल्टरिंग जो होता है वो प्रोसेस 2 में होता है, ठीक है, वो प्रोसेस 2 में होता है। हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ साफ साफ बता रखा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस 1 से रिलेटेड है, मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, जूस जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को प्रोसेस 1 का कैलकुलेशन करना है। प्रोसेस 1 में हम लोगों ने इतना जो है प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर पाए हैं हम लोग, ठीक है। नॉर्मल लॉस कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बता रहा था कि अगर 10 किलो जैगरी चाहिए 100 किलो शुगर केन देने से 45 लीटर लॉस होता है, तो फिर सॉरी 45 लीटर जूस मिलता है तो 55 लीटर लॉस होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कितना परसेंटेज लॉस है, 55%। कैसे हो जाएगा परसेंटेज में, सिंपल, ये देखो 100 केजी में 45 लीटर लॉस है, सॉरी 45 लीटर, बार बार लॉस बोल रहा है, ये एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब ये मिल जाता है आउटपुट, तो 55 लीटर लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर लीटर और किलो बराबर है, ठीक है, तो ये भी किलो में मान लो, ये भी किलो में मान लो, तो 55 अगर लॉस है आउट ऑफ 100, तो कितना परसेंटेज ऑफ लॉस हो जाएगा, 55%। इसको परसेंटेज में इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं नॉर्मल लॉस को। तो नॉर्मल लॉस हो गया 55%। तो 55% अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर नॉर्मल लॉस को हम लोग ना बैलेंस करके निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर इसका टोटल कर लेते हैं, 1,04,500, 39,500 प्लस 10,000, माइनस कर लो 1,04,500, तो कितना आ गया देखो 55,000। ये बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 55% लगाओगे तो निकल जाएगा, लेकिन बैलेंस करने से ज्यादा ठीक रहेगा। क्यों, देखो जब 55% लगाएंगे, अगर तुम लोग ये पूरे पे लगा देते हो 1,04,500, तो आंसर नहीं आएगा। 1 लाख पे लगाओगे तो ही आंसर आएगा, ठीक है। क्यों 1 लाख पे ही हमें लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो ये बेस बोला है ना, देखो बाकी क्वेश्चन में ना हमें बोला हुआ रहता है कि नॉर्मल लॉस टोटल इनपुट पे, ये लैंग्वेज ना हर जगह हमें बोला हुआ था, हम लोगों ने उसी तरह
से लगाया था। अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया था जहां नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस ऑन टोटल इनपुट, टोटल इनपुट मतलब ये, लेकिन यहाँ पर टोटल इनपुट पे करोगे गलत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बैलेंस करके चेक कर सकते हैं कि कितना आ रहा है। और यहाँ पर बोला था कि जो इनपुट देंगे ना उसके बेसिस पे हमें ये बोल रखा था कि नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये कोई इनपुट है इस प्रोसेस का ऑब्वियसली, लेकिन ये ओपनिंग WIP है, तो इसमें एक्चुअली कितना इनपुट दिया गया तो वो तो हमें नहीं पता, तो इनपुट बेसिस पे जब लगाएंगे तो इतना होगा। बेटर है कि हम लोग इसको बैलेंस करके निकाल ले तो भी हम लोग का हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब कंप्लीटेड मतलब 100%। नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होता है। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस का कितना कितना कंप्लीशन था वो चेक करते हैं। 100% मेटेरियल और ये 80%। 80% मतलब 800। और क्लोजिंग WIP का है, ओ अच्छा सॉरी, ये अच्छा दोनों सेम ही है, एबनॉर्मल का भी जितना है क्लोजिंग का भी उतना ही है, मतलब 100% और 80%। 720 या 7200। टोटल कर लेते हैं 49,500, 39,500 प्लस ये दोनों मिला के 8,000, 47,500। ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, पर्टिकुलर शुगर केन। मेटेरियल का मतलब यहाँ पर शुगर केन है, शुगर केन भी लिख सकते हो, रॉ मेटेरियल भी लिख सकते हो, बात एक ही है, प्रॉब्लम नहीं है। लेबर ओवरहेड। अच्छा, तो खर्चा देखते हैं कितना कितना हो रखा है। पहले से हो रखा है हम लोग का 50,000, 15 और 45। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड नाउ मतलब इस पीरियड में, या फिर इन दिस पीरियड ऐसे भी लिख सकते हो, 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख। टोटल कर लेते हैं 5,50,000, 2,15,000 और 6,45,000। इक्विवेलेंट यूनिट 49,500, 47,500, 47,500 कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर हाँ कुछ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट डिवाइड करो, पता चल जाएगा कितना कितना आ रहा है। हाँ होएगा सर। एक मिनट। अच्छा, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5,50,000 डिवाइडेड बाय 49,500 देखते हैं कितना होता है। 49,500। अच्छा, ये भी पॉइंट में आ गया, देखो 11.1111। फिलहाल तो इतना ही लिख लेते, फिर देखेंगे कितना क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद 2,15,000, 4.5 to 6. 4.5 to 6, 4.5 to 6 और उसके बाद 13.5789. 5789। अच्छा, लिख लिया है मैंने। कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब हम लोग निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट या फिर वैल्यूएशन लिख सकते हो, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स, टाइप्स, कॉस्ट पर यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत कॉलम इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग को निकालना पड़ेगा कंप्लीटेड यूनिट, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन। तो यहाँ पर लिखते हैं फिनिश गुड्स, कंप्लीटेड मतलब फिनिश गुड्स, इसमें भी मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। कॉस्ट पर यूनिट ये 11.1111 4.526 और यहाँ पर आ जाएगा 13.5789। अच्छा, इक्विवेलेंट यूनिट में आ जाएगा 39,500, 39,500, 39,500, 39,500 मल्टीप्लाई करने से कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट। पहले लिख लेते हैं सारा। एबनॉर्मल लॉस में भी वही मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। कॉस्ट पर यूनिट सेम 11.1111 4.526 13.5789 और यूनिट जो है 1,800 800। अच्छा, तो 1,800 800 और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में भी वही मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड 11.1111 4.526 13.5789 और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यू है 9,000 7200 9,000 अब वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, चेक करते हैं। एक काम करेंगे, हम पूरा ना जो भी वैल्यू आ रहा है उसको लेके हर जगह पे कर लेंगे। जैसे ये देखो 5,50 ठीक है, 5,50,000 डिवाइडेड बाई 49,500। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें हम ये ना सब मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे पहले करेंगे 39,500, तो इसमें मेरा वैल्यू आएगा, ये देखो 4,38,888। तो 4,38,889। ठीक है, अब ऐसे में देखो यहाँ पर भी होगा तो ये डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड 39,500 तो क्या होगा, उतना ही वैल्यू मिल जाएगा जो था पहले, इंटू 1,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,1,1,1,1। शायद देख लेते हैं, 3 और 2 5 बार 1 आएगा। ठीक है, 5 बार 1 आ गया। अब डिवाइड 1,000 कर लेंगे तो एज इट इज हो जाएगा फिर से, और इंटू कर लेंगे 9,000 तो क्या होगा, मेरा पूरा डिजिट लेके एक ही बार में काम हो जाएगा, 1 लाख। ये देखो इसमें राउंड अप 1 लाख आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला करते हैं, 2,15,000 डिवाइडेड बाई 47,500। जितना भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है इंटू ये वाला 39,500। अच्छा, इसमें वैल्यू आ रहा है हम लोग का 1,78,789, 1,78,789 और इसमें डिवाइड कर लेंगे 39,500 जितना भी है, इंटू करेंगे 800 से। अच्छा, ये आ रहा है 3621.0, 3621 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 7,200। अच्छा, तो ये वैल्यू आ रहा है 32,589, 32,589। अच्छा, अब ये वाला 6,45,000 डिवाइडेड बाई 4,7,500। अच्छा, ये जो भी वैल्यू आ चुका है इंटू 39,500। अच्छा, 536,368, 536,368। अब ये टोटल हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं 39,500 से, मल्टीप्लाइड बाई 800। तो ये वैल्यू आ रहा है 10863, 10863 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 7,200। अच्छा, ये वैल्यू आ रहा है 97768, 97768। अब देखते हैं कितना कितना आंसर आता है।
38,889 plus 17,87,89 plus 53,63,68 11,54,046 अच्छा 11111 plus 3621 plus 10,863 25595 32,589 plus 97768 plus 1 lakh 2,30,357 ठीक है। अब ठीक है कि नहीं, ये प्रूव होगा जब हम लोग प्रोसेस वन अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि कोई भी चेंजेस का हमारा जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, देखो तुम लोग बनाओ, तब तक एक बार जैमबोर्ड ओपन करते हैं। प्रोसेस वन अकाउंट टू ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP का यूनिट है 4500 लीटर और यहाँ पर टोटल करने पे 50, 15 और 45, तो ये कितना हो जाएगा 45, 60 और 50 चेक कर लेते हैं, तब मेरा गलत हुआ था, मैं ऐसे टोटल किए थे 50,000 प्लस 15 प्लस 45 1,10,000 ठीक है 1,10,000 अच्छा फिर नया रॉ मटेरियल ऐड हुआ है मतलब शुगर केन 1 लाख और इसका कॉस्ट दे रखा है 5 लाख और ये लेबर और ओवर है 2 लाख 6 लाख 2 लेबर 2 ओवर 6 लाख। अब टोटल कर लेते हैं इधर 1,04,500 और ये हो गया 5 7 और ये 13 14 14,10,000। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP और बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। ठीक है, यूनिट में क्या क्या आ जाएगा देखो, यूनिट यहाँ से देख देख के लिख देते हैं। यूनिट में हो जाएगा 55,000 नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस 1,000, क्लोजिंग WIP 9,000 और कंप्लीटेड 39,500। अच्छा अब टोटल कर लेते हैं इतना आता है कि नहीं, 55,000 आ जाएगा, 55,000 इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया 10,000 39,500 1,04,500। अब वैल्यूएशन जो भी आया वो सही होना चाहिए, इसका कोई स्क्रैप वैल्यू था नहीं। एबनॉर्मल लॉस का 25595। अच्छा क्लोजिंग WIP का 230,357 230,357 और फिनिश्ड गुड्स का 11,54046 11,54046 54046 230,357 प्लस 25595 नहीं 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 14,10,000 2 रुपए का डिफरेंस आ गया। 11,54046 यहाँ पर आ रहा है 230,357
कितने का डिफरेंस आ रहा है? 14, 10, हाँ 2 रुपए का ही डिफरेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को राउंड अप करके 2 रुपए इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत राउंड अप करके हमें 2 रुपए का देखना पड़ेगा कहाँ पर चेंज होगा। शायद पॉइंट के बाद 5 वाइव था, मैंने उसको चेंज नहीं किया। अगर ये यहाँ कर दो ना, हो जाएगा। ये देखो 889 है और ये 89 है ना, तो इसको हम लोग राउंड अप कर सकते हैं। देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो चेंज कैसे होगा। ये 89 को 90 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर भी 89 था, इसे 90 कर दो, तो ये 2 रुपए बढ़ गया, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 होने से मेरे हिसाब से ये टैली हो जाएगा। ये देखो ये 8 हो गया। यस मैम। है ना, तब हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने तो पूरा ही इस बार वैसे नहीं किया, एक एक करके पूरा में चेक किया, लेकिन कुछ तो हमें करना पड़ेगा ताकि टैली हो। अब जैसे देखो ये भी कर सकते हो, ये 89 था, इसको भी 90 कर सकते हो। कुछ तरीका ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम लोग का ये हो जाए। तो 2 रुपए का ही गैप आ रहा था, ज्यादा नहीं, तो राउंड अप कर दो जहां पर दिख रहा है, जैसे कि लाइक 89 वगैरह। अब 68 को 69 करने से तो बेटर है कि 89 को हम लोग 90 कर दे, ठीक है। इसमें हम लोग का राउंड अप सही सही हो जाता है। तो ये देखो हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना प्रोसेस कॉस्टिंग में ये थोड़ा सा इश्यूज रहता है कि इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का प्रोसेस का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, जिसको हम लोग AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो सभी का था, ठीक है। अब मतलब क्लास तुम लोग कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन देखो मैंने करवाया है। AS2 में मैंने जो है एक बार बताया है ये टर्म जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिखवा देते हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट क्या होता है थ्योरी के लिए। यहाँ पर देखो जॉइंट प्रोडक्ट, नेक्स्ट दिन हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, एंड बाई प्रोडक्ट। तो देखो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट क्या होता है। जॉइंट हम जेपी लिखते हैं, ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट को, तो जल्दी से होगा। जॉइंट प्रोडक्ट रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफ more than one product of equal value and importance, which are produced simultaneously from same raw material and common manufacturing process. प्रोसेस या फिर प्रोसीड्यूर भी लिख सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ dairy industry, various joint product obtained like milk, ghee, butter, cheese, लस्सी, क्रीम, एटसेट्रा। अच्छा, फिर सेकेंड पॉइंट में लिखाते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट आर those products whose value and importance is less as compared to the main
product. For example, in case of business of sugar manufacturing, the main product is sugar, but the byproduct is molasses. अच्छा, तो ये देखो, ये बात मैंने पहले भी बताया था, शुगर केन वाला एग्जांपल मैंने AS2 करवाते हुए भी बोला था कि अगर हम इंडस्ट्री का देखें तो गन्ने से ही जो है चीनी बनता है, लेकिन चीनी बनाते वक्त जो है मोलासिस बन जाता है, यानी जिसको गुड़ बोलते हैं, जिसका वैल्यू जो है, मतलब मार्केट का जो वैल्यू है वो गुड़ से कम होता है, ठीक, सॉरी ज्यादा होता है, ठीक है, गुड़ से चीनी ज्यादा महंगा आता है। इस वजह से जो, मतलब किसको हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे, बाई प्रोडक्ट। तो ये एक साथ ही दोनों बन जा रहा है, चीनी के साथ साथ गुड़ ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मार्केटेबल वैल्यू में चीनी ज्यादा है जबकि गुड़ कम है। इस वजह से चीनी को जो है मेन प्रोडक्ट बोलेंगे और गुड़ को जो है हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह का हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये एक ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, यहाँ से ऑयल जो है निकल रहा है, ये क्या है, ये है ऑयल रिफाइनरी। और यहाँ पर देखो इनपुट, जॉइंट इनपुट, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखते हैं कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस, कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब यहां से ऑयल रिफाइनरी है, मतलब जहां पर तेल जो है वो प्यूरिफाई, ऑयल रिफाइनरी है। तो ऑयल रिफाइनरी में मतलब क्या किया जा रहा है, ऑयल दिया जा रहा है, ऑयल देके उसे रिफाइन किया जा रहा है। तो एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ये इनपुट दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये इनपुट दिया जा रहा है, एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा लग रहा है जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट, जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ये इसमें हमारा एक खर्चा है, इसको प्रोसेस करने का एक खर्चा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जिस प्रोसेस को करने से हमें क्या मिलेगा, रिफाइंड जो है, मतलब ऑयल रिफाइन होके हमें मिलेगा। अब मान लो रिफाइन होके हमें ऑयल भी मिल रहा है, उसके साथ साथ गैसोलीन भी मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो मतलब ये हमें मिला दो तरह का प्रोडक्ट, ऑयल भी मिला, गैसोलीन भी मिला, लेकिन हम लोग का मेन टारगेट था कि हमें ऑयल मिल जाए, लेकिन उसके साथ हमें गैसोलीन भी मिल गया। अब ये देखो, ये हम लोग का कॉमन एक ही प्रोसेस से हमें दो आउटपुट मिला, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फर्दर इसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब और भी अगर हमें प्यूरिफाई करना है, फर्दर प्रोसेस, या फिर सेपरेट प्रोसेस भी बोलते हैं, सेपरेट प्रोसेस कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। सेपरेट प्रोसेस करके हमें क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे फाइनल सेल कर सकते हैं। यहां पर भी सेपरेट प्रोसेस करके हम लोग इसे फाइनल सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये जहां पर स्प्लिट हुआ इसको बोला जाता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। जहां पर हम लोग का जो है प्रोसेस जो है अलग अलग हो गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट अप पॉइंट। अब देखो, जैसे और एक चीज भी हो सकता है, यहाँ से मान लो हमें केमिकल भी मिला कुछ, ठीक है, प्रोसेस करते हुए कुछ केमिकल भी मिला, और केमिकल को हम लोग यहाँ पर ही बेच देना चाहते हैं, ठीक है। तो एक ही हम लोगों ने प्रोसेस किया, क्या किया, हम लोगों ने एक प्रोसेस किया, और प्रोसेस में हम लोगों ने इनपुट में जो है क्या किया, ऑयल रिफाइन करने का सोचा, और हमें तीन आउटपुट मिला, ऑयल मिला, गैसोलीन मिला, केमिकल मिला। गैसोलीन और ऑयल को हम लोगों ने फर्दर प्रोसेस करके फाइनल सेल किया, और केमिकल को यहाँ पर ही सेल कर दिया, ऐसा हो सकता है। तो ये जो यहाँ पर ये पॉइंट को बोलेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां पर प्रोसेस मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। अब देखो क्या लिखा है, ज्वाइंट प्रोडक्ट, ये सब क्या है, ज्वाइंटली प्रोड्यूस
प्रोड्यूस हुआ, इसे हम लोग बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस विच आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। एक ही साथ ये तीन चीज मिला, अगर ये तीन चीज का ही मार्केट में सेल वैल्यू एक जैसा है, लगभग एक जैसा है, मतलब बहुत ज्यादा कम या मतलब बहुत ज्यादा कम बेसी नहीं है। जैसे मान लो अगर ये बिकता है एट द रेट ऑफ 90 रुपीज करके फॉर एग्जाम्पल, तो ये मान लो ये भी मिल रहा है हम लोग का एट द रेट ऑफ 85 आसपास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मान लो बहुत ही कम में मिल रहा है, ठीक है। अगर एक्सेसिवली कम रेट होता है, ठीक है, एक्सेसिवली अगर कम रेट होता है तो उसे हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे देखो ये वाला मान लो ये वाला 10 रुपीज हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये 10 रुपीज हो गया, ये केमिकल 10 रुपीज करके, तो ये फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट नहीं होगा, बाई प्रोडक्ट होगा। वैल्यूएशन के हिसाब से वही बोल रहा है, इक्वल इंपॉर्टेंस जो है उसको हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट प्रोडक्ट, ठीक है। और सेम रॉ मटेरियल और कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होना चाहिए। सेम रॉ मटेरियल दिया गया यहाँ पर जो भी दिया गया, और कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ये तीन चीज आया, लेकिन ये दोनों का मार्केट वैल्यू लगभग सेम है, जबकि इसका बहुत ही अलग हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलेंगे, ये दोनों को ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। फिर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे अगर हम लोगों को मिल्क चाहिए, घी चाहिए, ठीक है, बटर चाहिए, चीज चाहिए डेयरी इंडस्ट्री में, तो ये सब हम लोग का ज्वाइंट प्रोडक्ट हो सकता है। बाई प्रोडक्ट आर दोस प्रोडक्ट हुज वैल्यूज एंड इंपॉर्टेंस इज लेस एज कंपेयर टू द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट से जिसका वैल्यू कम होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट, ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे रॉ मिल्क को हम लोगों ने एक प्रोसेसिंग में डाला, मतलब सेपरेशन प्रोसेस। इससे हम लोग का दो तरह का आउटपुट मिल सकता है, एक हो जाएगा होल मिल्क और एक हो जाएगा क्रीम, ठीक है। तो हमें मिल्क भी मिला, क्रीम भी मिला, तो ये दोनों का अगर वैल्यूएशन मार्केट में सेम है तो ये जॉइंट प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर वैल्यूएशन में डिफरेंसेस है तो ये बाई प्रोडक्ट कहलाएगा। एक जो कम वैल्यू का है वो बाई प्रोडक्ट, जो ज्यादा वैल्यू का है जॉइंट प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। हम लोग को इस चैप्टर में सीखना क्या है, हम लोग को ये सीखना है, मान लो ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट था हम लोग का 4 लाख, ठीक है, और सेपरेशन करने का जो कॉस्ट आया वो आ गया हम लोगों का 2 लाख, तो टोटल कॉस्ट हम लोग का हो गया 7 लाख। अब ये 7 लाख कॉस्ट को अप्लाई करके अगर हमें ये और ये मिल रहा है और इसका मार्केट में हमें ये जॉइंट प्रोडक्ट मिला है, हम लोग को ये देखना है कि इसका कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट 7 लाख टोटल खर्चा करके ये दोनों मिला, लेकिन उसमें होल मिल्क को बनाने का खर्चा कितना है और क्रीम को बनाने का खर्चा कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब जॉइंट कॉस्ट को हमें क्या करना है, एलोकेट करना है ये दोनों में, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी अगर ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं तो उस जॉइंट कॉस्ट को हमें ये तीनों में एलोकेट करना है और देखना है कि कौन से प्रोडक्ट में हमारा कितना कॉस्ट लगा और मार्केट में जो हम लोगों ने बेचा उससे हमारा प्रॉफिट कितना आया। ये चीज हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा और उसके लिए अलग अलग मेथड्स होंगे और कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है वो हमें सीखना पड़ेगा कि कब हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करें, ठीक है। तो ये हम लोग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि मैंने एक बार AS2 में थोड़ा बता भी दिया था। तो ये जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट मैंने लिखा है, बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।